समाज में बढ़ते महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर आज पीआरसी सीपीआईएम पार्टी की तरफ से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर वक्ताओं ने समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की संख्या में वृद्धि पर चिंता जताई और उन्मूलन कारणों को तलाश करने की कोशिश की, जिनकी वजह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर वक्ताओं ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के अत्याचार को कैसे रोका जाए और उनकी वजह क्या है, इस पर अपने विचार व्यक्त किया और इससे बचने का क्या उपाय है, इस पर मंथन किया। उपाय के मामले में उसमें ये सोशल लेवल पर ये थोड़ा और डेवलप किया और ये जो फेमिनिज्म का जो बुर्जुआ जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार है। स्लोगन भी वही आ रहा है या महिलाओं के ऊपर दमन के खिलाफ, उसमें नो मीन्स नो वेरेवर वी गो, इसका मतलब क्या बनता है? हम क्या उसी चीज को ग्लोरीफाई करके नारी मुक्ति को हासिल करना चाहते हैं? ये ब्यूटी इंडस्ट्री के तहत ये इतना बड़ा जो आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली पीआरसी सीपीआईएम और आईएफटी संस्थान द्वारा आयोजित है। इसका विषय है बेसिकली और फांसीवाद के दौर में महिलाओं पर बढ़ता उत्पीड़न और महिला मुक्ति का प्रश्न, और उसी विषय पे सेमिनार आयोजित किया गया है। इसमें बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ दिन पहले जो पश्चिम बंगाल के अंदर में भी जो देखिएगा जो कोलकाता कांड हुआ, उसको लेकर के कई तरह के आंदोलन हुए, महिला उत्पीड़न के खिलाफ में हुए। उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, उसका जो जड़ है, जिसके कारण महिला उत्पीड़न होता है, उस पर कहीं प्रहार नहीं है या उस पर मुकम्मल प्रहार नहीं है। तो उसका जड़ क्या है, उसका दिशा क्या होना चाहिए, इस पर बेसिकली ये सेमिनार का आयोजन किया गया। मेरा नाम राजेश श्याम, हम पीआरसी सीपीआईएम सदस्य। धन्यवाद। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रविवार की सुबह करीब 4:30 बजे प्रशिक्षित वन कर्मियों ने उसे बेहोशी की गोली मारकर बेहोश कर दिया। ज्ञात हो कि शनिवार को बांकुड़ा के रानीबंध के गोसाईडीह जंगल में प्रवेश करने के बाद बाघिन को एक तरह से पकड़ लिया गया था। इसके बाद पूरे जंगल को जाल से घेर दिया गया है। उस दिन और रात में जीनत पर बेहोशी की 3 गोलियां फायर की गईं, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार रविवार की शाम करीब 4:30 बजे वन कर्मियों ने फायरिंग से बेहोशी करने वाली गोली चलाई, जिससे उस पर काबू पाया जा सका। जीनत नाम की यह बाघिन पिछले 9 दिनों से बंगाल के वन कर्मियों को परेशान कर रही थी। पिछले शुक्रवार की रात पुरुलिया के रायका जंगल से बांकुड़ा के मुकुटमणिपुर के लिए निकली थी। शनिवार सुबह बांकुड़ा के गोसाईडीह पहुंच गई। 15 नवंबर को यमुना और जीनत नाम की 2 बाघिनों को महाराष्ट्र के ताडोबा आंध्री बाग परियोजना से ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बाग परियोजना में लाया गया था। इसके बाद उन्हें रेडियो कॉलर लगाकर 24 नवंबर को सिमलीपाल बाग परियोजना के जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद यमुना सिमलीपाल जंगल में रहने पर भी जीनत उस जंगल से भाग निकली। वन कर्मियों की बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जीनत को पकड़ लिया गया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार उड़ीसा वन विभाग के कर्मचारी उसी रात उसे लेकर सिमलीपाल बाग परियोजना के लिए रवाना हो गए। বলছি কতটা স্বস্তিতে জিনাত তো ধরা পড়লো? হ্যাঁ, এবং অনেকটাই স্বস্তিতে। যেভাবে এই 2 দিন ধরে যেভাবে চলছিল, তাতে একটু স্বাভাবিক জীবনযাপন বা মানুষের রুজি রোজগারের যে ব্যাপারটা ছিল, সেটা একটু খুব কষ্টের মধ্যেই ছিল। এখন ধরা পড়লো শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ, এখন ধরা পড়েছে। এখন মনের দিক থেকে আমরা সবাই প্রশান্তির মধ্যে আছি এবং যে ভয় বা আতঙ্ক কাজ করছিল সেইটা মোটামুটি আর নেই। রুটি রুজি বলতে এখানে যারা যেসব গ্রামবাসীরা যারা ছিল, তারা সবাই ওই যে বিভিন্ন জঙ্গলে যে কাঠ কুড়ানোর ব্যাপার থাকে বা আরও ছাগল বা গরু যেগুলো চড়ানোর ব্যাপার থাকে, তাছাড়া নদীতে এই মাছ ধরতে যাওয়ার যে বিষয়গুলো থাকে, সেইগুলোর থেকে এই 2-3 দিন ধরে একটা স্বস্তিতে, অনেক স্বস্তিতে। কাল রাত ভোর আমরা এখানে পাহারা দিয়েছি, আগুন জ্বালিয়েছি, রাতে মুড়ি খেয়েছিলাম। রাতে কালকে 3টা ফায়ারিং হয়েছিল, তখনও আমরা ছিলাম।
দিয়ে কাল রাতে তো সম্ভবত বলেছিল রাত্রেবেলাতেই ধরা হয়ে যাবে। ও করে করে আমরা রাত 2:30 নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে যাই। মানবাজারে বাড়ি আমাদের, তাও আমরা রাতভর এখানে এসেছিলাম, বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে তো ছিল গ্রামে আশঙ্কা মানে আমাদের বাজার তক্ক আশঙ্কা ছিল, আমাদের গ্রামীণ এটা আমি সবাইকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি পাক্কা। হ্যাঁ সাহেব অবশেষে বাঘ কি হলো? আজকে আমরা গত 8 দিন আমার পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছি বাঘ, ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে বেলবাগাতে ঢুকেছি। আমরা বাঘকে সুস্থভাবে ধরার জন্য অনেকটা চেষ্টা করেছি। যত সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ আছে প্রচুর সাইন্টিফিক যা অ্যাপ্রোচ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচকে আমরা ফলো করে, যে এনডিসিএ যারা এসওপি আছে নিয়ম কানুন উনকে মেনে আমরা আজকে বাঘকে আমরা ধরেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएसएफ ने भारतीय किसानों से छीनी गई जमीन को बांग्लादेशियों के कब्जे से वापस ले लिया। मालूम हो कि 2015 में बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के प्रधानपाड़ा के लोगों ने जलपाईगुड़ी जिले के मलकानी के किसान निरंजन सरकार और उनके बेटे आनंद सरकार की 3.5 बीघा जमीन जब्त कर ली थी। वे काफ़ी समय से वहां पर खेती कर रहे थे। निरंजन सरकार ने इसी साल बीएसएफ की 93 बटालियन से शिकायत की थी। उनकी बांग्लादेशियों ने उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके बाद बीएसएफ की 93 बटालियन के कमांडर ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। इस मुद्दे पर जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय ने कहा कि बीएसएफ अपनी ज़मीन अपनी मिट्टी की रक्षा कर रही है। हालांकि इस काम में भारत ने बांग्लादेश की तनावपूर्ण स्थिति में भी बीजीपी की ओर से मदद की हाथ बढ़ाया। बीएसएफ और बीजेपी के संयुक्त प्रयासों के अंततः विवादित भूमि वापस मिल गई। बीएसएफ स्थानीय सीमा चौकी की मदद से बांग्लादेश के सीमा रक्षक बल बीजेपी के संपर्क कर जमीन वापस पाने में कामयाब रही। वर्तमान में बांग्लादेशी किसान उस भूमि पर आलू की खेती कर रहे थे और फसल की कटाई के बाद भूमि मालिक इसे वापस ले लेंगे। स्वाभाविक रूप से यह सफलता भारत बांग्लादेश सीमा पर किसान परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात आई है। भारतीय कृषक परिवार बीएसएफ की मदद से अपनी जमीन वापस पाकर खुश है और सीमा प्रहरियों की सराहना करता है। आनंद सरकार क्या हुआ था आपका जमीन का व्यापार में, जो बॉर्डर के ऊपर में जो बांग्लादेश में लोग दखल करके रखा था? दखल करके रखा बांग्लादेश का कुछ किसान, 4-5 किसान मिलके मेरा ज़मीन कब्जा करके रखा था। फिर क्या हुआ? फिर कब्जा करके रखा 2015 में कब्जा करके रखा था। हम कंप्लेंट किया था 2015 में कंप्लेंट किया बीएसएफ के पास, कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में 23 में किया, कुछ भी नहीं हुआ। 23 में सब बटालियन 93 आया। उस वक्त कंपनी कमांडर को कंप्लेंट किया तो कार्रवाई शुरू कर दिया था। आपका जमीन मिला आपको? हाँ, जमीन मिला। कितना बीघा था, कितना काटा इत्यादि? 3 बीघा, लगभग 3 बीघा। वो लोग क्या करते हैं जमीन पे? जमीन पे आलू और धान चाष करता था, अभी भी करता है। हाँ, अभी भी कर रहा है। अभी भी कर रही है। कब मिलेगा ये जमीन? वो तो डिमार्केशन हो गया, बोलता है जमीन छोड़ देगा फसल काटने का बाद। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
उत्तर बंगाल के प्राकृतिक प्रेमी संगठन में से एक जलपाईगुड़ी ट्रैकर्स क्लब सर्दी का मौसम आते ही एक विशेष शिविर का आयोजन करता है। जिले की समसिंग पहाड़ियों के योकटोक गांव में इस साल का 30वां शिविर चल रहा है। प्रकृति की गोद में बैठे इस सुंदर पहाड़ी गांव में आयोजित शिविर में पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से 82 छात्रों ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन 26 दिसंबर को क्लब का ध्वजा फहराकर किया गया। शिविर का समापन कल 31 दिसंबर को रॉक क्लाइंबिंग और प्राकृतिक पाठ के कैंप फायर के साथ होगा। इस संदर्भ में ट्रैकर्स क्लब के प्रशिक्षकों में से एक और प्रमुख पर्वतारोही भास्कर दास ने कहा, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रकृति से परिचित कराना और भविष्य में पर्वतारोहण में रुचि रखने वालों को बुनियादी प्रशिक्षण देना। नेम इज अश्विन कुमार, आई एम फ्रॉम जलपाईगुड़ी। एनटीपीसी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि रॉक क्लाइंबिंग करने का। मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को रॉक क्लाइंबिंग करना था। मैं जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करवाया था उस दिन से मैं सोच के रखा था कि रॉक क्लाइंबिंग करूँगा। आज फाइनली किया हूँ। बहुत डर लग रहा था, पर यह इन लोग का गाइडेंस, इन लोग का सपोर्ट मेरे को फाइनली अच्छे से मैंने रॉक क्लाइंबिंग कर लिया। और मेरे को कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির 30তম বার্ষিক প্রকৃতিপাঠ এবং রক ক্লাইম্বিং শিবির জলপাইগুড়ি জেলার সামসিং অঞ্চলের ইয়ংটংয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। গত 26 তারিখ এই ক্যাম্প শুরু হয়েছে এবং চলবে আগামী 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় 82 জন ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ এই ক্যাম্পে যোগদান করেছে। দুটো গ্রুপ রয়েছে এই ক্যাম্পে, একটা নেচার স্টাডি বাচ্চাদের গ্রুপ এবং একটি রক ক্লাইম্বিং অর্থাৎ বড়দের গ্রুপ। 6 দিন ধরে এদেরকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। যেমন এরা ট্রেকিংয়ে পার্টিসিপেট করেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে এরা সোলো ক্যাম্পিং করেছে। এক নাইট এরা বাইরে কাটিয়েছে নিজেদের শেল্টার এবং ফায়ার মেকিং করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এদের বেসিক যে রক ক্লাইম্বিং, সেই রক ক্লাইম্বিং এদের করানো হয়েছে, র্যাপলিং করানো হয়েছে এবং আজ রিভার ক্রসিং করানো হচ্ছে। এর পাশে নমস্কার, আমি উষসী বর্মন। আমি এসছি এনটিসিজের 30th অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে। গত বছর আমার ফার্স্ট টাইম ছিল। গত বছর আমি এনএসএ ছিলাম, নেচার স্টাডি গ্রুপে। এবছর আমি আরসিতে আছি। আমরা 26 তারিখে ইয়ংটং সামসিংয়ে এসেছি ক্যাম্প করার জন্যে। আর এবছর তো নতুন গ্রুপ, নতুন ক্যাটাগরি, নতুন এক্সপিরিয়েন্স, নতুন অ্যাডভেঞ্চার। এখানে আমরা রক ক্লাইম্বিং করেছি, র্যাপলিং করেছি, রিভার ক্রসিং ওয়াজ দ্য বেস্ট পার্ট, অ্যান্ড টুডে উই আর ডুইং সোলো ক্যাম্পিং হিয়ার। আর এখানে আমার পার্টনার হচ্ছে সোমা আন্টি। আজকে আমরা নিজেদের টেন্ট বানিয়েছি, নিজেরা এখানে এরকম ফায়ার বানিয়ে রান্না করেছি। নতুন এক্সপিরিয়েন্স। প্রথমে খুব টেনশন হচ্ছিল, কিন্তু হ্যাঁ সাকসেসফুলি বানিয়ে নিয়েছি। আর হ্যাঁ, খুব মজা আসছে। কালকে আবার নতুন অ্যাক্টিভিটিস আছে, সো ওয়েটিং ফর ইট। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सोमवार सुबह एक पूर्ण विकसित गैंडा जल्दापाड़ा जंगल से निकलकर गांव में घुस आया। यह घटना अलीपुरद्वार जिले के ब्लॉक नंबर 1 अंतर्गत पाटिल खावा ग्राम पंचायत के सिमलाबाड़ी इलाके में हुई। अलीपुरद्वार जिले के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान से गैंडे के इलाके में आने से स्थानीय निवासी घबरा गए। बाद में चिलपाटा रेंज के वन कर्मियों को सूचना दी गई। खबर पाकर चिलपाटा रेंज के कर्मियों मौके पर आए। गैंडे ने गांव में एक सुपारी के बगीचे में शरण ली थी। वन कर्मियों ने उसे वहां से जंगल में लौटाने का प्रयास किया। गैंडे को जंगल में लौटाने के लिए वन विभाग के पालतू कुकी हाथी को लाया गया। वन विभाग का अनुमान है कि गैंडा चिलपाटा या जल्दापाड़ा से आया है। स्थानीय लोगों को गैंडे के जंगल में चले जाने से राहत मिली।
गौरतलब है कि इससे पहले भी एक गैंडा नियमित रूप से इलाके में आता था और मक्के के खेत को चट कर जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नंदीग्राम में फिर से बम बरामद हुआ। बीजेपी नेता के घर के सामने से बम मिलने से कल रात सनसनी फैल गई। तृणमूल पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता माननी जाना के घर के सामने से बम बरामद होने से हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता तृणमूल कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। नंदीग्राम के शमशाबाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमगेछिया गांव की घटना। अमगेछिया और महेशपुर बाजार के बीच तुईखाला नंदीग्राम राज्य मार्ग पर 2 बम बरामद किए गए। संयोग से माननी जाना का घर राज्य सड़क के किनारे 100 मीटर दूर है, जहां बम बरामद किया गया था। नंदीग्राम में सहकारी चुनाव के दौरान माननी जाना बम से घायल हो गई थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कल रात तृणमूल प्रायोजित बदमाश उन पर हमला करने के लिए उनके घर के सामने बम रख गए। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप को सिर से खारिज किया है। दीदी की घटना घटेছে? কালকে রাত 12টা নাগাদ আমার বাড়ির সামনে এবং আমার যে রুমের যে জানালা আছে জানালার সোজা কিছু গাছ কাটার আওয়াজ পায়। আমার বুথের সভানেত্রী আছে ইনি আওয়াজ পেয়ে ইনার একটা ছোট গরিব বাড়ি, তো ছোট একটা দোকান আছে রাস্তার উপরে, চা দোকান আছে। ওরা ভেবেছে যে ওই চা দোকানটা ভাঙছি, তো ওরা ওর শ্বশুর এবং ওর স্বামী সবাই যখন বেরিয়ে আসে দেখছে 2জন দুষ্কৃতী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে মোটর বাইক নিয়ে এবং মুখে কালো কাপড় বাঁধা হয়ে আছে। ওরা যখন বলে কে কে কে, তো ওরা বেরিয়ে যায়। তো ও আমাকে রাত্রে বলার পরে আমি আমার বাড়ির পাশে যারা ছিল তাদেরকে জানিয়েছি এবং আমার যে 2জন মেম্বার ছিল তাদেরকেও জানিয়েছি। জানার পরে সকালে আমি যখন যাই 5টার সময়, সারা রাত ঘুম হয়নি, 5টার সময় যখন যাই দেখি না ওখানে বোম পড়ে আছে। তো আমরা থানায় খবর দিয়েছি, মিডিয়াদেরও বলেছি। এবার থানায় পুলিশরা এসে ওই বোমটাকে নিয়ে চলে যায়। আমরা অনেকবার বারণ করার পরেও উনি শুনেননি, উনি এসে বোমটা বালতি করে নিয়ে চলে যায়। আমাকে এর আগে আমার উপরে আক্রমণ হলো রাস্তায়, আমি বাজারে গিয়েছিলাম, ওই আক্রমণটা আমাকে কিছু করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার আক্রমণ হলো কাঞ্চননগরে। দাদা, বিজেপি নেত্রী মামনি জানা তার উপরে হামলার অভিযোগ তুলছেন, তার বাড়ির সামনে বোমা রাখার অভিযোগ তুলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগ তুলছেন তাদের বাড়ির সামনে তৃণমূল কংগ্রেস বোমা রেখে গেছে, কি বলবেন? এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আপনারা জানেন গত কয়েকদিন আগে গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বৃন্দাবন চকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। তারও কয়েকদিন আগে ডিসেম্বরের 8 তারিখে কালীচরণপুর পঞ্চায়েতের অধীন 7 নম্বর জলপাইয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এই খুন বোমা পিস্তলের রাজনীতি বিজেপি করে, তাদের এটা শিক্ষা। তৃণমূল কংগ্রেসের কখনো কর্মী কখনো বোমা পিস্তল কোথায় থাকে, কোথা থেকে পায়, কোথা থেকে আসে তারা কিন্তু জানে না। ফলে আমার ধারণা যে বিজেপির দুষ্কৃতীরা মামনি জানার বাড়ির সামনে বোমা রেখে দিয়ে তৃণমূলের উপরে দোষ চাপিয়ে এই যে পরিস্থিতিটাকে মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করছে। তবে আমি কথা দিচ্ছি যে শমশাবাদ সহ গোটা নন্দীগ্রামের তৃণমূল ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के सभागार में लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित 66वें मुफ्त नेत्र ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन संस्था के सभागार में किया गया। इस निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर में आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों को नेत्रदान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्मल कुमार गिद्रा, विधायक तापस बनर्जी, पूर्व जिला पाल डॉक्टर SK बसु और मुख्य दाता शरयू प्रसाद गुप्ता ने शिरकत की। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पाल डॉक्टर SK बसु ने इस अवसर पर कहा कि लायंस क्लब को अपनी उपलब्धियों पर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। बदलते समय के साथ क्लब को नई चिकित्सा तकनीकों को अपनाना होगा।
66 वर्षों के इतिहास वाले इस नेत्र चिकित्सा एवं अस्पताल को नई चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा, वरना हमारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। विधायक तापस बनर्जी ने लायंस क्लब के 66 वर्षों के निरंतर सेवा कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्लब पर लोगों का विश्वास इसलिए है क्योंकि यह लगातार समाज सेवा में लगा हुआ है। निर्मल कुमार गिद्रा ने दान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि सेवा कार्यों के लिए धन की कभी कमी नहीं होती, बस दान करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस अवसर पर उप जिलापाल शेख मईमुद्दीन, वाणी चटर्जी, पूर्व जिलापाल डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर PR घोष, मंजीत सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, अनूप गुप्ता सह कई विशिष्ट जन उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष राजेश शाह, सचिव गौरव झुंझुनवाला सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। একটা জায়গায় থামিয়ে রেখে দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না, দিস ইজ মাই ভিউ। আমরা এইটা থেকে উঠতে পারছি না। আমি শিলিগুড়ির এক্সাম্পল দিলাম কারণ শিলিগুড়ির যে মডার্নাইজেশন হয়েছে স্যার, সেই মডার্নাইজেশনে কিন্তু আমরা পৌঁছতে পারিনি। প্লিজ লুক আফটার দ্য ম্যাটার। একটু আগে নেতাজি বললেন যে আমাদের এই রানীগঞ্জ আই হসপিটাল একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে রিজনালে, আমাদের একমাত্র হসপিটাল যেটা একটা বড় গ্রান্ট পাবে। আরো কিছু 10টা ভিশন সেন্টার আমাদের এখানে সম্পাদি নেই, আমাদের সেবা সাইট সেভারে ওনারা অনেক কাজ করছেন। আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, আসুন না সবাই মিলে এটাকে আরো মডার্নাইজ করি। আই ডোনেশন একটু আগে নির্মলজি তুলেছিলেন কথাটা, যে কথাটা আমি বারবার বলে এসেছি যে হোয়াই উই আর নট গোয়িং ফর দ্য আই ডোনেশন। আমাদের বর্ধমানের একটা ক্লাব, যে ক্লাবটা আমি যখন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ছিলাম তখন ধরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তাদের টাই আপ করিয়ে তারা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় আমরা সবাই বডি দান করি, আমরা সবাই চোখ দান করি, কিন্তু সময় মতো কিছু না হয় না, শ্মশানে আমরা শেষ করে যাই। এই আই ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যদি সময় মতো দেয়ার ইজ এ টাইম লিমিট, তার মধ্যে যদি আইটাকে কালেক্ট করা যায়। কালনার একটা ছোট্ট ক্লাব টাই আপ করেছে, এখন অবধি তারা 11টা আই ডোনেট করে দিয়েছে, অল রিসিভ বাই দ্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ সেন্টার। আমরা কেন ভাবতে পারি না? আমাদের কাছে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ আছে, हार्डली 40 मिनटेर रास्ता, हार्डली 40 मिनट। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डकैती के लिए एकत्र हुए 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 20 लाख रुपए समेत डकैती में प्रयुक्त हथौड़ा, लोहा सहित कई सामान बरामद किए गए। हाई प्रोफाइल इलाकों में अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट की सड़क पर एक 4 पहिया वाहन खड़ा था। पुलिस को शक है कि बदमाश कार लूटने के इरादे से खड़े हैं। इसके बाद कार की तलाशी ली गई। 20 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। 4 मोबाइल फोन समेत चोरी के कई सामान जब्त किए गए, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में बीरभूम के नल्हाटी थाना क्षेत्र के काजोरा कोलियरी क्षेत्र के सागर यादव, अंडाल निवासी राकेश कुमार नोनिया, प्रिंस विश्वकर्मा और अविनाश कुमार नोनिया शामिल है। पुलिस हिरासत में गिरफ्तार लोगों को दुर्गापुर उपमंडल अदालत ले जाया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP अंडाल पिंटू शाह ने कहा, बदमाश लूट के मकसद से लग्जरी कार लेकर एयरपोर्ट के सामने जमा हुए थे। अंडाल थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कार से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कई सामान बरामद हुए हैं। चोरी में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया गया। इतना पैसा कहां से आया? गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा और जांच की जाएगी।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज बस स्टैंड के पास एक ड्रेन की गहराई की वजह से आज एक व्यक्ति ड्रेन में गिर गया, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहाँ पर ड्रेन खुला पड़ा है, लेकिन इस ड्रेन को ढकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, जिस वजह से हमेशा यहाँ पर हादसों का डर बना रहता है। और आज एक व्यक्ति ड्रेन में गिर गया। इस बारे में जब हमने ड्रेन में गिरने वाले व्यक्ति बापी दास से बात की तो उन्होंने कहा कि आज वह ट्रेन से रानीगंज स्टेशन पर उतरे। वह बस से आसनसोल जाना चाहते थे, इसलिए वह बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे। अचानक वह उस ड्रेन में गिर गए। उन्होंने बताया कि गिरने की वजह से उनको काफ़ी चोट लगी है। यह ड्रेन तकरीबन 10 फीट गहरा है। उनको बाहर निकालने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी। आसपास के लोगों द्वारा उनको मदद की गई, इस वजह से वह वहां से निकल पाए। প্রায় মোটামুটি 8-10 ফিট 8 ফিটের উপর 8-10 ফিট 12 ফিটের মধ্যে। তারপর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছিল না, আমি তো হ্যান্ডশেক করবো তো আমাকে তুললো, আমি তো পাচ্ছিলামই না। যাক আমি জুতো মোজা পরেছিলাম, আমার তো না। হ্যাঁ কি বললেন বুঝতে পারছি। ভয় कहाँ चोट लगा आपको? এই তো এই দেখি पैर में अभी चल नहीं सकता। यहाँ पर गिटले में यहाँ पे छिला गया है। यहाँ कोई हॉस्पिटल हो तो थोड़ा ওই সাইড থেকে উনি ভদ্রলোকটা আসছিলেন, আসতে এইখানটা এত ছোট জায়গা, এইখানটা তার উপরে উনি এই গর্তটা খুলে রেখেছে। গর্তটা দেখেন খুলে রেখেছে। হ্যাঁ, এই মিউনিসিপালিটি ঢাকনাটা খুলে রেখেছে। কতদিন ধরে? আজ মোটামুটি 1.5 মাস হতে চললো, 1.5 মাস প্লাস হতে চললো। ঠিক আছে, কিন্তু কাজ করার কিছু নেই। ওখান থেকে সুপারভাইজারগুলো আসছে, ওদেরকে যখনই আমি বলছি এইগুলো একটু করে দেন, তারা বলছে আমরা যতক্ষণ অর্ডার পাবো না ততক্ষণ আমরা করবো না। আমি বললাম এই কথাটা আপনি খুলে রেখেছেন কেন? আমি বললাম কি ওটাকে খুলে রেখেছেন কেন? आज ये ओपन गड्ढा होने के बाद आज क्या हादसा पेश आया? भैया देखिए, आज तो हल्का फुल्का में निकल गया, कल बड़ा घटना भी घट सकता है। मान के चले यहाँ पर घटा है। घटना ये घटा है, ये गड्ढा कम से कम 1.5-2 महीना से है। अच्छा, ये गड्ढा 1.5-2 महीना से है। कौन किया ये गड्ढा? कौन किया? म्यूनिसिपल का आदमी किया है। আচ্ছা, এই গর্তটা কি খোলা অবস্থায় ছিল না ঢাকা অবস্থায় ছিল? না খোলা অবস্থা আছে। তো অ্যাক্সিডেন্ট হতো না, খোলা ছিল না, খোলা ছিল বলে রেখে দেওয়া হয়েছে। एक থেকে 1.5 मास कितना गड्ढा होगा इसमें लगभग? कम से कम इसमें 10 फीट से 12 फीट होगा। अच्छा, आज क्या कोई व्यक्ति गिरा है क्या? आज कोई व्यक्ति गिरा है? हाँ, ये व्यक्ति गिरा है। इसको हम लोग का अभी तो पाँव में इतना टोटो वाला और सीएनजी वाला है भाई, हम लोग सब मिलकर उठाया गया, इसको उठाया गया। চোট লাগা है। এখানে সকালবেলায় দুটো ঠেলা লাগা থাকে, এটা ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য খুলেছিল ঢাকনাটা, কিন্তু পরিষ্কার হয় নাই। ড্রেনও পরিষ্কার হয় নাই, 2 মাস হয়ে গেছে, ওখানে স্ল্যাবটা আছে। প্লাজে পরে দুদিকে ঠেলা সকালে থাকে তো বাচ্চারা বেঁচে যায়, আর এখন রাত্রে একটা মানুষ ঢুকে পড়েছে। তারপরে সবাই মিলে তুললো, এখন কোমরে বেজেছে, ওর পায়ে বেজেছে, হেঁটে হাঁটে, সব বাচ্চারা হাঁটে। ये गलत बात है। बोला ऑर्डर तो हर बार को सफाई करने के लिए उसको रखा गया है। अब उसमें ऑर्डर देने की क्या बात है? उसको जो भी तकलीफ होगा, जाम होगा, उसका काम है उसको छुड़वाना, साफ करना, ये ड्रेन क्लियर रहे। अच्छा, आइंदा दोबारा नहीं, इस तरह का देखिए, इस तरह का उसका काम किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। घटना नहीं होगा, वो तो ढलाई में रहता है ना। अब 30 टन 40 टन का गाड़ी उसके ऊपर चढ़ेगी तो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।